नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 24 जनवरी 2022। तो चलिए अपने करंट अफेयर की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इन लेक्चर सीरीज़ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है उसमें आपको दो सीरीज़ जो हैं, दो सब्जेक्ट जो हैं वो साइमल्टेनियसली देखने को मिलेंगे, एक पॉलिटी और एक हिस्ट्री। इसके अलावा आपको हमारे करंट अफेयर जो हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलेंगे। फिर मध्य प्रदेश की जो जीके हैं यानी कि एमपीपीएससी का जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये बताना चाहूँगा मैं आपको, इस चैनल पर जो भी इनिशिएटिव होंगे वो कम्प्लीटली फ्री होंगे। आपसे कोई भी पैसा जो है वो नहीं लिया जाएगा किसी भी इनिशिएटिव के लिए। तो आप निश्चिंत होकर के पूरा कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं जो इनिशिएटिव जो हैं आपको अच्छे लगें। और इसके अलावा डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इन सभी लेक्चर्स की दोस्तों जो पीडीएफ होगी वो आप अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जाकर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहाँ से, और इस तरीके का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आपके मन में तो आप trueies1995@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। करंट अफेयर्स के बास्केट में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया, अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो करते हैं या फिर करंट अफेयर्स जो हैं वो देखते हैं कहीं से भी, तो आपको ये पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। बताइए एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, नेशनल सपोर्ट ग्रुप, न्यूयॉर्क सिस्टम्स ग्रुप, क्या न्यूक्लियर सिक्योरिटी ग्रुप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो एनएसजी की फुल फॉर्म है। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर्स में जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इसकी कवरेज रहती है, तो आपने ज़रूर से सुना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये बताना है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो पहली बार कहाँ पर मिला था, कब मिला था। नवंबर 1975 में, दिसंबर 1975 में, जनवरी 1985 में, या फिर दिसंबर 1985 में। तो बताइए इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो कब ऑर्गेनाइज करी गई थी। ऑप्शंस आपके सामने, स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट ऑप्शन के बारे में सोचिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नवंबर 1975 में जो है पहली मीटिंग होती है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की, एनएसजी की। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है दोस्तों नवंबर 1975 में जो उसकी मीटिंग होती है, तो आपको ये बताना है एनएसजी की मीटिंग नवंबर 1975 में किस जगह पर आयोजित होती है, मतलब उसकी लोकेशन क्या थी। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, पहला न्यूयॉर्क, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा लंदन और चौथा इस्लामाबाद। तो बताइए कहाँ पर हुई थी एनएसजी की मीटिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लंदन के अंदर आपको जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की जो है वो मीटिंग आपको देखने को मिलती है। इसकी पहली मीटिंग देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन दोस्तों कंट्री वाइज भी आ सकता है कि आपसे वो यूएसए, ब्राज़ील, यूके या इस्लामाबाद पूछ ले, पाकिस्तान पूछ ले। तो आप याद रखिएगा कि अगर कंट्री वाइज आता है तो यूके के अंदर पहली मीटिंग हुई थी एनएसजी की, कब हुई थी, नवंबर 1975 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये बताना है एनएसजी जो है, वैसे तो हमने देख लिया इसका नाम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, पॉपुलरली इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन एक और इसका पॉपुलर नेम है, मतलब एक ऑल्टरनेटिव नेम भी है इसका। तो आपको बताना है इनमें से क्या नेम है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, लंदन क्लब, कॉफ़ी क्लब, मिशन क्लब या मिसाइल क्लब। तो दोस्तों सोचकर बताइए कि इनमें से कौन से क्लब के नाम से जाना जाता है एनएसजी। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है लंदन क्लब से जो है, लंदन क्लब के नाम से जो है वो प्रचलित है ये एनएसजी। अगर आपसे कोई कहे कि एनएसजी का दूसरा नाम बताइए तो आप बोलो लंदन क्लब नाम है उसका। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको एक चीज़ बतानी है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि कॉफ़ी क्लब किसे बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉफ़ी क्लब, ये किसके लिए यूज़ करा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी से मिलता जुलता है। आपको ये बताना है जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, जिसको हम लोग लंदन क्लब भी कहते हैं, वो क्या है। इनमें से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, एमटीसीआर है, वसीनार अरेंजमेंट है या फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। तो दोस्तों अब तो आप इसका आंसर जानते ही आराम से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है वो
लंदन क्लब भी है और वो एक तरीके से मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। ठीक है, यहाँ पर कौन से एक्सपोर्ट की बात हो रही है? यहाँ पर जो दोस्तों बात हो रही है वो हो रही है न्यूक्लियर मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर आर्म्स आप कह सकते हैं, इसकी बात हो रही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों इसकी जो हमने क्वेश्चन देखे एनएसजी से रिलेटेड, इन सबके एक्सप्लेनेशन हम लोग जान लेते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी है, उसकी पहली मीटिंग नवंबर 1975 में होती है लंदन के अंदर। इसको पॉपुलरली लंदन क्लब के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी मीटिंग जो है वो लंदन में आयोजित हुई थी। ठीक है, ये एक ग्रुप है दोस्तों न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ का। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ का ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि इस बात के ऊपर फोकस करता है कि किसी भी तरीके से दुनिया में न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इस टर्म का क्या मतलब होता है? जब आपसे कोई बोले कि न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन नहीं होनी चाहिए, तो प्लोरिफरेशन का दोस्तों सिंपल सा मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बढ़ने नहीं चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ हो, ऐसा ये ग्रुप का मैंडेट है। ये इंश्योर करने की कोशिश करता है न्यूक्लियर वेपन्स ऐसा ना हो कि किसी वॉर में जो है यूज़ हो। जैसा कि आपको पता है दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स जो है यूज़ हुए थे। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स जो यूज़ हुए थे दोस्तों उनका कोड नेम था, काफ़ी कम लोगों को ये बात पता रहती है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ, हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे उनका कोड नेम था लिटिल बॉय। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। ठीक है, तो लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के जो परमाणु हथियार थे, जो बम थे, वो गिरते हैं हिरोशिमा नागासाकी पे, जापान के अंदर। ये दो जगहें हैं और उसकी जो रेडिएशन थी उसका असर दोस्तों आज भी वहाँ पर पैदा हुए लोगों पर देखने को मिलता है। तो एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, एक ब्लिंक ऑफ आइज़ में, यानी कि एक पलक झपकने की देरी होती है और वो हो सकता है कि इतने पावरफुल हो कि एक पूरे के पूरे जो है नेशन को उड़ा कर रख दें। ठीक है, ख़त्म हो जाए वो नेशन, वर्ल्ड के मैप से ही गायब हो जाए वो नेशन। तो ऐसा कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाली कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाती न चली जाए, उसके ऊपर कंट्रोल लगाने की कोशिश करता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स का बढ़ना, मल्टीप्लाई होना, उसको कहते हैं दोस्तों प्लोरिफरेशन। उसके अलावा इसका अदर काम क्या है कि एक्सपोर्ट जो होता है मटेरियल्स का, न्यूक्लियर मटेरियल्स का, उसको कंट्रोल करना, इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजी होती है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड उसके ऊपर कंट्रोल लगाना, उसके ऊपर बंदिशें लगाना। ठीक है, और ये देखना कि कोई भी मटेरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी जो हो वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज़ ना हो। अगर हो भी रही है, न्यूक्लियर वेपन्स बन भी रहे हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स की जो दोस्तों प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए होनी चाहिए और वो होने चाहिए पीसफुल पर्पसेस के लिए। अब ये पीसफुल पर्पसेस क्या होते हैं? एनर्जी जनरेशन। ठीक है, कि कोई एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सके न्यूक्लियर वेपन से। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे कमेंट बॉक्स में कि इंडिया है क्या एनएसजी का मेंबर? तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया पार्ट है एनएसजी का या नहीं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों बीआरआई से रिलेटेड है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दोस्तों एक मल्टी $1 बिलियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। किसका? कौन सी कंट्री का? चाइना का है, यूएसए का है, जापान का है या रशिया का है? ये भी अक्सर दोस्तों टर्म जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है न्यूज़ में, तो आपको बताना है बीआरआई किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चाइना से रिलेटेड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट। अक्सर ये चीज़ न्यूज़ में रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, एक टर्म यूज़ होती है अक्सर न्यूज़ में, डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। ये कौन सी कंट्री के संदर्भ में जो है न्यूज़ में अक्सर देखी जाती है? चाइना के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में, जापान के संदर्भ में या रूस यानी रशिया के संदर्भ में? तो बताइए डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी किसके कंटेक्स्ट में यूज़ करी जाती है टर्म? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चाइना के लिए टर्म यूज़ करी जाती है डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। आइए यहाँ पर पूरा इशू समझते हैं। यूएस और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी को किसी भी तरीके से रोका जाए। अब ये चाइना की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है कि ये एक तरीके की रणनीति है जो कि चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लागू करने की कोशिश कर रहा है, साइलेंट तरीके से, हिडन तरीके से, जो कि चाइना का एक मल्टी $1 बिलियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ये डिप्लोमेसी में चाइना करता क्या है? चाइना देखिए दोस्तों कुछ कंट्रीज़ जो कि
डेवलपमेंट अपने देश में लाना चाहती हैं तो चाइना उनको लालच देता है कि ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना है, किसी प्रोजेक्ट के लिए, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको लोन चाहिए, हम आपको दे देंगे लोन। लेकिन चाइना दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन लोन में ऐसी रखता है जो कि कंट्रीज़ के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट को पे कर पाना उन कंट्रीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है। और चाइना यही कोशिश में रहता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर रीपेइंग अमाउंट, हम जानते हैं उस प्रोजेक्ट में दम नहीं है, लेकिन चाइना फिर भी लोन इसलिए पास कर देता है क्योंकि चाइना को ऑलरेडी पता होता है कि उस प्रोजेक्ट में दम नहीं है और वो कंट्री चुका नहीं पाएगी उस लोन को। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके तहत हम उस कंट्री से कुछ कंपनसेशन मांग सकते हैं, कुछ कंसेशन मांग सकते हैं, अपनी बात वहाँ पर मनवा सकते हैं, अपना स्ट्रैटेजिक जो रीच है, अपना उस कंट्री के अंदर जो एक हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर फैलाना है, तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए चाइना एक ट्रिक खेलता है। उसी को कहते हैं हम लोग डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, कि कंट्रीज़ को कर्जदार बना लेता है। जैसे श्रीलंका के साथ दोस्तों इसने ऐसा करा कि श्रीलंका को प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के लिए, और श्रीलंका वापस कर नहीं पाया। तो श्रीलंका का दोस्तों इसने हम्बनतोता जो पोर्ट है वो हत्या लिया 99 ईयर्स के लिए। अब सोच के देखिए दोस्तों, 99 साल कितने साल होते हैं कि उसके 99 सालों के लिए श्रीलंका का हम्बनतोता जो पोर्ट है वो चाइना के हाथों में चला गया। ठीक है, तो चाइना उनको कंपेल करता है इस डिप्लोमेसी से कि वो चाइना के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन जो है उस कंट्री को देने पड़ेंगे चाइना को। चाइना का जो दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एक तरीके का, इसकी वजह से हुआ क्या है, अनसस्टेनेबल डेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डील हुई है। मतलब चाइना कहता है कि हम ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर आपके देश में लेकर आएंगे, दूसरा देश शुरू में खुश हो जाता है कि चाइना हमें पैसे दे रहा है, हमारे देश में प्रोजेक्ट बनवा रहा है, लेकिन वो कर्जा चुका नहीं पाते हैं और चाइना हथिया लेता है चीज़ों को या फिर कंसेशन मांगता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से चाइना का जो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का जो हथियार है, उसकी वजह से चाइना का जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। साइड बाय साइड चाइना कोशिश करता है कि उसका इस चीज़ से ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़े और एक तरीके से इंडिया को जो है इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू घिरने की कोशिश है चाइना की, जिसको इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में दोस्तों हम लोग एक टर्म से जानते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। अब इसके काउंटर में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है तो हमारे इंडिया की इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को काउंटर करने के लिए इंडिया की क्या पॉलिसी है, उसका नाम ज़रूर से आप ढूंढकर बताइए। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से आपको बताना है कौन सी कंट्रीज जो है बेल्टिक नेशंस का या बेल्टिक रिपब्लिक्स का पार्ट है। ऑप्शन आपके सामने एस्टोनिया, लैटविया या लिथुआनिया। तो बेल्टिक रिपब्लिक्स या बेल्टिक नेशंस में कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑप्शन आपके सामने 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3। तीनों के तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये बेल्टिक रिपब्लिक का पार्ट है। पहले दोस्तों बेल्टिक रिपब्लिक जो नेशंस हैं, आपको पुराने जो यूएसएसआर था ना, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसका पार्ट हुआ करते थे ये। जब यूएसएसआर में 15 नेशन शामिल थे तो उनमें से ये जो 3 थे ये बेल्टिक रिपब्लिक्स थे। बाद में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया था जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि बंटवारा हुआ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप ऑफ 77 यानी कि G77 जो है वो कब इस्टेब्लिश करा गया, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश करा गया? 15 जून 1944, 15 जून 1964, 15 जून 1974 या 15 जून 1984। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 15 जून 1964 को G77 नामक ग्रुप को इस्टेब्लिश करा गया। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। G77 जिसको 15 जून 1964 को इस्टेब्लिश करा गया, इनिशियली शुरुआती दौर में इसको कितनी कंट्री से इस्टेब्लिश करा? 66 कंट्री ने, 77 कंट्रीज़ ने, 88 डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, या फिर 99 डेवलपिंग कंट्रीज़ ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है G77 जो है वो 77 कंट्रीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया। अब आप ये सोच रहे हैं कि G77 जो है वो नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। दोस्तों यहाँ पर ठीक हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर ग्रुप के लिए ये वाली बात जो है ये यूनिवर्सल है या फिर ये जो उस ग्रुप का नाम है। आप मान लीजिए कि ये G77 है, ठीक है, कि इसके 77 देश जो थे वो इसके अंदर शामिल थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में इसके अंदर 100+ नेशंस है, लेकिन फिर भी इसका नाम G77 ही है। अब क्या हो कि अगर इसका नाम कल को G100 हो जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि G100 को इनिशियली कितनी कंट्रीज ने मिलकर इस्टेब्लिश करा था, तो इनिशियली तो आंसर हमेशा दोस्तों यही रहेगा ना।
तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत, अब 77 कंट्रीज़ का नाम तो हम लोग कैसे भी याद नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते और रखना भी नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा बस एक बारी ये कि रिवीजन जो बहुत अच्छे से करते हैं तो उनको ये चीज़ें पता रहती है, क्योंकि न्यूज़ में नॉर्मल तरीके से आती रहती है। बस आप ये याद रखना 15 जून 1964 को इस ग्रुप को स्टैब्लिश करा गया था, जिसका नाम है G77। तो दोस्तों आई होप करंट अफेयर की डिस्कशन में आपको मज़ा आया होगा। इसी तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और भी मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।